अखबार के दफ्तर से आदित्य अभी भी लौटा था। जब उसने अपने फ्लैट के सामने कार रोकी तो उसकी पत्नी सुमित्रा कार की आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आई। यह कोई नई बात नहीं थी, ऐसा अक्सर होता आया है। वैसे तो आने के समय पर फ्लैट का दरवाज़ा खुला ही रखा जाता था। फिर भी कभी कभार जरूरत पड़ती तो सुमित्रा दरवाज़ा खोलने के बाद तुरंत मुड़कर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। आदित्य इसका आदी हो चुका था, इसीलिए अब भावनाएं आहत होने जैसी कोई खास बात नहीं थी। फ्लैट में घुसने के बाद वह टाई को ढीला करके सोफे पर सूट और जूते पहने ही पसर गया। कुछ देर तक यूं ही अधलेटा सा पड़ा रहा। अक्सर फ्लैट में आने के बाद ना तो वह सुमित्रा को आवाज़ देता था और ना ही वह खुद उसके पास आकर बैठती थी। शुरू में तो उसे लगता था कि घर पहुंचने पर वह उसके पास आकर बैठे, चाय कॉफ़ी पिए, कुछ बातें करे। लेकिन जब ऐसा होना ही नहीं था तो उसने भी हालातों से समझौता कर लिया। क्या सोचा था, क्या हो गया। उसने आह भरे और चाय बनाने के लिए किचन में घुस गया। सुमित्रा बेड पर अधलेटी सी टीवी देख रही थी। आदित्य ने चाय का एक कप बिना बोले उसके पास रख दिया और फिर अपना कप लेकर दूसरे कमरे में चला गया, जिसे उसने अपने ऑफिस में तब्दील कर दिया था और जिसमें वह सो भी जाया करता था। चाय पीने के बाद उसने मेज पर हथेलियां रखकर उन पर सिर टिका लिया। सुमित्रा के साथ आदित्य ने लव मैरिज की थी, परिवार वालों और समाज की परवाह किए बिना। प्यार की वजह से हुई यह शादी बेमेल थी। सुमित्रा पारिवारिक, आर्थिक और शैक्षिक हर तरह से उससे बहुत कमजोर थी। वह काफ़ी पढ़ा लिखा था, जबकि सुमित्रा मात्र काम चलाऊ पढ़ी लिखी थी। दोनों परिवारों के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी बहुत अंतर था। आदित्य ने इस इन सब अंतरों को प्यार के चोले में छिपाते हुए सुमित्रा को अपने जीवन में जगह दी थी। लेकिन सच तो सच है, सच और कल्पना में तालमेल हो यह जरूरी नहीं। कभी न कभी तो सच्चाई सामने आती ही है। बेटी नेहा के माता पिता बनने के बाद आदित्य और सुमित्रा के बीच अंतरों के कारण तकरार बढ़ती गई। पहले जिन अंतरों को अनदेखा कर दिया जाता था, वही अब झगड़े की वजह बनकर दोनों के बीच आने लगी। नतीजा यह हुआ कि समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे दोनों के बीच चुप्पी छा गई। 24 साल हो गए इन हालातों में जीते जीते। नेहा बाहर पढ़ती थी, घर में दो ही लोग और दोनों ही चुप। आदित्य ने सोचा था कि सुमित्रा इतनी बढ़िया सुखी सुविधाएं पाकर बहुत खुश होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही तो मिल रही थी आदित्य को। अच्छी कॉलोनी में रहने का खर्च कम नहीं होता, लेकिन सुमित्रा आर्थिक हालातों से समझौता करने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही। सुख सुविधाओं की इच्छाओं को मनवाने के लिए बात बात पर झगड़ा करते हुए, रो पीट कर, कुटुक्रों और अपशब्दों के साथ चीख चिल्लाकर अपनी जिद पूरे कराने लगी। झगड़ा थमने के बाद भी वह बहुत देर तक उसका जोर जोर से बड़बड़ाना जारी रहता। तनाव से बचने के लिए अक्सर वह पार्क में चला जाता, फिर देर रात लौटता। उन दोनों के बीच चुप्पी की एक और बड़ी वजह यह भी रही कि सुमित्रा ने रोजमर्रा के तानों से बचने के लिए आदित्य ने रिटायरमेंट के बाद अखबार के एक दफ्तर में उप संपादक की नौकरी पकड़ ली। उधर सुमित्रा ने भी अपनी बढ़ती इच्छाओं को पूरा करने के लिए कमाई करने की गर्ज से जबरदस्ती किराए की दुकान लेकर बुटीक का काम शुरू कर दिया। इससे आपसी निर्भरता कम हो जाने में से दूरी में और इजाफा हो गया। शादी के शुरू के दिनों में नेहा के पैदा होने के बाद सुमित्रा 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन उसने पारिवारिक कलह और डामाडोल वैवाहिक जीवन और अपनी सेहत खराब रहने की बात कहते हुए दोनों बार आदित्य की मर्जी के बिना ही गर्भपात करा लिया। इसके बाद तो दूरी ऐसी बढ़ी कि दूसरे बच्चे के जन्म का रास्ता ही बंद हो गया। आदित्य को सबसे ज्यादा नागवार यही लगा। ऐसे में आगे जो परिणाम होना था वह होकर ही रहा। पहले बिस्तर अलग हुए, उसके बाद कमरे। दोनों का जीवन पति पत्नी के दायरे से बाहर निकलकर निजी सा हो गया। आपसी बातचीत करने की शुरुआती दिनों की परेशानी के बाद आदित्य और सुमित्रा दोनों ही स्थिति में एडजस्ट हो गए। फिर भी जब तब सुमित्रा ने किसी न किसी बहाने परेशान करने से उपजे तनाव से बचने के लिए आदित्य उससे दूरी बनाने लगा। धीरे धीरे अकेलापन उस पर हावी होता गया। वह नहीं चाहता था कि घरेलू तनाव का बुरा असर बेटी नेहा के भविष्य, करियर और वैवाहिक जीवन पर पड़े।
इसके लिए चुप्पी और दूरी के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। फिर भी जब वह दूसरे परिवारों में पति पत्नी के बीच प्यार अपनापन देखता तो दुख की एक टीस जरूर दौड़ जाती उसके अंदर। संयोग किसके कब और कैसे मिलवा दे कोई नहीं जानता। आदित्य अपनी कविताएं सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता था। एक दिन एक महिला फॉलोवर ने तारीफ करते हुए लिखा, बहुत सुंदर कविता है आपकी, दूसरी कविताएं भी पढ़ना चाहूंगी। यह अनुराधा से उसकी पहली बातचीत थी। आदित्य ने दूसरी कविता पोस्ट की। इस बार तारीफ के साथ ही अनुराधा ने उसे चैटिंग की रिक्वेस्ट भेज दी। आदित्य ने तीसरी कविता अनुराधा के पर्सनल वॉल पर पेस्ट की। इस पर जवाब आया, लगता है बहुत दर्द भरा है आपके अंदर। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपका दर्द आपकी कविताओं में भी झलक रहा है। ऐसी बात नहीं, बस अपने शौक के लिए लिखता हूँ। आदित्य ने बात टालनी चाहिए। नहीं आदित्य जी, आप जरूर कुछ छिपा रहे हैं। एक कवि अक्सर वही लिखता है जो उसके अंदर चल रहा होता है। जरूर अंदर ही अंदर कोई दुख आपको खाए जा रहा है, वरना कविताओं में इतने दर्द से लिपटे शब्द यूं ही नहीं निकलते। उधर से कमेंट आया। कुछ देर तक आदित्य के चुप रहने पर अनुराधा ने लिखा, ठीक है, मत बताइए, मुझे हक भी नहीं है आपके निजी जीवन को टटोलने का। गलती हो गई, माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं, लेकिन अब जो भी है वह मुझे ही सहना है। किसी से शेयर नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, बस एक दोस्त के नाते हमदर्दी सी उठी थी दिल में। सच तो यही है कि मेरा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं। गलती मेरी ही थी, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आदित्य ने अनुराधा को सहज करने के लिए लिखा। तो उसका जवाब आया, जी ठीक है, कविताएं भेजते रहिए, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है ना। जी भेजता रहूँगा। यह अनुराधा और आदित्य के बीच पहली बार कुछ लंबी बातचीत थी। रात को सोने से पहले न चाहते हुए भी दो चेहरे रह रहकर उसके सामने आते रहे। एक सुमित्रा का और दूसरा अनुराधा का चेहरा। कितना अंतर था दोनों में। एक पत्नी होकर भी उसकी भावनाओं से बहुत दूर थी। एकदम लापरवाह, लापरवाही नहीं बल्कि परेशान करने वाली, तनाव देने वाली। और दूसरी अनुराधा जो बहुत दूर रहते हुए भी बिना मिले ही उसके अंदर के दर्द से कितनी जुड़ती जा रही थी। उस रात बहुत देर तक वह अनुराधा के एक एक शब्द का अर्थ खोजता रहा। ऐसा करते हुए उसे तनाव से कुछ राहत सी मिलती लगी। दूसरे दिन डिनर के बाद आदित्य कॉलोनी के पार्क में अकेला टहलने चला गया। बीते कई सालों से अकेले ही तो घूमने जाता था, अब तो आदत सी हो गई थी। वह पार्क में पड़ी सफ़ेद पत्थर से बनी बेंच पर बैठकर वहां आए लोगों को देखने लगा। ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ ही थे। कुछ पति पत्नी के जोड़े, जो तो कुछ प्रेमी प्रेमिका पार्क के कोने में बैठे थे। कुछ लिव इन रिलेशन के जोड़े भी थे, जिनकी थोड़ी बहुत चर्चा कॉलोनी में होती रहती थी। पॉश कॉलोनी में वैसे भी किसी को दूसरे के जीवन में झांकने की जरूरत नहीं होती। कोई अपने साथियों के साथ घास पर बैठा बतिया रहा था, तो कोई पुरुष और महिला एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे। मेरे ही भाग्य में यह सब क्यों नहीं, उसने सोचा। उसकी आंखों के सामने फिर सुमित्रा और अनुराधा के चेहरे घूम गए। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। देखा तो अनुराधा का ही था। हेलो, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बात हो सकती है, मैसेज में लिखा था। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, पार्क में आया हूँ घूमने, आदित्य ने जवाब दिया। आदित्य जी, आपकी नई कविता बहुत इमोशनल थी। मैं इतनी डूब गई उसमें कि आपको बताने से खुद को रोक नहीं पाई। अच्छा किया, इसमें मुझे आगे और लिखने की प्रेरणा मिलती है। मैंने पहले भी पूछा था, आप टाल गए थे, लेकिन पूछे बिना रह नहीं पा रही हूँ। बताइए ना, क्या बात है? आप मुझ पर विश्वास कर हर सुख दुख को शेयर कर सकते हैं। मैं अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहता। बस इतना समझ लो कि कुछ बातें हैं जिन्होंने जिंदगी के मायने बदल दिए हैं। जो सपने देखे थे बिखर गए कहीं। समझती हूँ, और समझती इसीलिए भी हूँ कि खुद मैं भी जीवन में अधूरेपन से टूट चुकी हूँ। अगर शेयर कर लो तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हो सकता है एक नई उम्मीद जन्म ले। आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी, यह मैं वादा करती हूँ। मैं आपके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, कुछ बताइए। आदित्य ने मैसेज किया।
इस पर अनुराधा ने जो लिखा उससे पता चला कि वह मुंबई में रहती है, पति और एक बेटी के साथ। पहले पति लखनऊ में सरकारी पद पर अधिकारी थे। वे रिटायरमेंट के बाद बीते 1 साल से अपने मूल निवास मुंबई में शिफ्ट हो गए। खाली समय में पति ने पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली और अनुराधा ने घर संभाला। उसने बताया कि उसके पति को दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने और ड्रिंक की लत लगी हुई है। इसकी वजह से अक्सर घर में झगड़ा होता रहता था। उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसने बेटी को एमबीए की पढ़ाई के लिए पुणे भेज दिया था। खुद तनाव से मुक्ति पाने के लिए वह कविता और गीत संगीत में डूब गई। इसके अलावा तो खालीपन था ही उसके जीवन में। अनुराधा के खुलने के बाद आदित्य को भी उसके मैसेज की तलब सताने लगी। आत्मीयता बढ़ी तो दोनों आपकी जगह तुम पर उतर आए। तीसरे दिन जब वह पार्क के किनारे घास पर बैठा था तो अनु का मैसेज फिर आ गया। देखो, मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, सो तुमसे सब कुछ शेयर कर लिया। अजनबी ही तो हो, फिर भी विश्वास किया तुम पर। अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो जा रही है। कुछ तो बताओ। मैसेज में एक विनती थी। इधर से चुप्पी बनी रही तो अनुराधा ने दूसरा मैसेज भेजा। तुम मुझे अनु कह सकते हो क्या? मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ। अनु जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, और वैसे भी एक टूटे हुए आदमी को किसी भी नाम से बुलाया जाए क्या फ़र्क पड़ता है। आदित्य, मैं तुम्हारे नाम के आगे जी नहीं लगा रही। तुम भी सिर्फ अनु कहो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तो स्वीकार कर लिया कि हम दोनों दोस्त बन गए हैं। आत्मीयता के ऐसे शब्द आदित्य ने कई वर्षों से सुने ही नहीं थे। सुमित्रा तो सहज भाव से बात भी नहीं करती थी, उल्टा वह तो कड़वे शब्दों की बारिश करती थी। दोनों ही नारी हैं, तो क्या इतना बड़ा अंतर हो सकता है? एक नारी से दूसरी नारी के बीच। उसने अनु की वॉल पर उसकी फोटो को देखा। लगा जैसे बरसों से पहचानता हो उसे। कुछ भी ना होते हुए भी बहुत कुछ होता जा रहा था अनु के लिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह अनु के चेहरे में कुछ खोजने लगा। क्या हुआ आदित्य, कहाँ खो गए? अनु के मैसेज से वह कल्पनाओं से बाहर निकला। मैं तुम्हारा फोटो देखकर सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तुम कितनी अजनबी थी और आज कितनी करीब आ गई। अच्छा, जी लग रहा है जैसे बरसों बाद मुझे कोई मेरा अपना मिल गया हो। तो अपना समझकर ही बता दो, कौन सा दुख तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसके बाद दोनों वॉइस मैसेज पर आ गए। आदित्य ने अनु के सामने अपने दर्द से भरी किताब का एक एक पन्ना खोलकर रख दिया। जब कोई अपनापन दे तो उसके सामने अंदर के सारे दर्द ना चाहते हुए भी उमड़ ही पड़ते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारी और मेरी कहानी अलग नहीं है, बहुत कुछ एक जैसी ही है। हम दोनों भी कैसा भाग्य लेकर आए। जीवन एक बार मिला, लेकिन उसमें भी अकेलापन, उदासी, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उमंग नहीं। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं, या फिर सुमित्रा के कड़वे व्यवहार से बचने के लिए कहीं बहुत दूर ऐसी जगह चला जाऊं जहां वह मेरा चेहरा भी देख न पाए। आदित्य दुखी स्वर में बोला, तुम परेशान मत हो। अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो अंदर ही अंदर घुटन जीने नहीं देती। अब मैं चलती हूँ, कल इसी समय फिर बात करते हैं। इसके बाद जो होना था वही हुआ, यानी पहले दोस्ती, फिर गहरा अपनापन और आखिरी में प्यार। सोशल मीडिया पर ही उनका प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को पति पत्नी की तरह स्वीकारने लगे और उसी रूप में अपनी भावना व्यक्त करने लगे। एक दूसरे से मिलने की कल्पनाएं समुद्री लहरों की तरह आकाश को छूने की कोशिश करने लगी। दोनों के जीवन में फिर से सावन की फुहारें हिलोरे मारने लगी। प्रेम की हवा के बीच एक द्वंद्व भी उठता था। कभी कभी आदित्य को कचोट होती थी जब भी वह कल्पनाओं में अनु के करीब जाता। अनु का पति, बेटी, सुमित्रा और नेहा उसके और अनु के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। तब कई प्रश्नों से वह घिर जाता था। क्या शादीशुदा पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध बनाना ठीक है? क्या उसके और अनु के बीच जो कुछ भी चल रहा है वह अनु के पति और सुमित्रा के साथ विश्वासघात नहीं है? साथ ही यह आशंका भी, अगर धोखे से भी अनु के पति और सुमित्रा को पता चल गया तो क्या होगा? सुमित्रा तो परले ले आएगी, उधर अनु का पति भी उसका न जाने क्या हाल करेगा।
बात खुलने पर सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने के साथ ही कहीं कानूनी शिकंजे में फंस गया तो। इससे भी ऊपर सुमित्रा और नेहा के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास धुंध से लिपटा हुआ कैसा भंवर था। एक और प्यार और अपनापन, और दूसरी ओर अपने ही नज़रों में घिरते हुए आत्मगलानी के थपेड़े एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ। जब यह घुटन असहनीय हो गई तो एक दिन उसने अनु से अपना दर्द कह ही दिया। अनु, हम दोनों शादीशुदा हैं। क्या हमारे बीच इस तरह का संबंध सही है? इसमें गलत क्या है? जो हमारे नाम के अपने हैं उनका व्यवहार देखो। क्या हमें खुशियों के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं है? उधर से अनु ने दो टूक अपना फैसला सुना दिया कि अगर वह इस प्यार के बंधन में है तो अपने जीवन साथियों की उपेक्षा और बुरे व्यवहार के कारण ही है। वे ही दोषी है इस हालात के लिए। वे कुछ भी करे फिर भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके लिए। अनु तो जैसे हर सवाल का जवाब लेकर ही बैठी थी। उसने लिखा, तो उनके प्रति जिम्मेदारियां तो निभा ही रहे हैं ना? क्या सारी जिम्मेदारियां हमारे ही हिस्से में हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी हमारे लिए नहीं? जहाँ तक वैवाहिक बंधन की बात है तो वह तभी तक मर्यादित रह सकता है जब पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझे। एक तरफा रस्म मोहब्बत कब तक निभाई जाएगी, समझे मिस्टर? जब इधर से कोई जवाब नहीं गया तो अनु ने फिर कहा, मेरे पति और तुम्हारी पत्नी हमें परेशान करने की कोई सीमा नहीं छोड़ रहे और हम पूरी तरह उनके प्रति समर्पित रहे। यह क्या बात हुई? वैसे देखा जाए तो वो ही संबंधों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जबकि हम एक दूसरे से सिर्फ सच्चा प्यार ही तो पा रहे हैं, वो भी बिना किसी वासना के। फिर भी समाज की मर्यादाएं तो हम तोड़ ही रहे हैं ना। हम कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहे। मैं और तुम बहुत दूर है, मिलना छूना तो बहुत दूर, हमारी तो आमने सामने बात भी नहीं हो रही। फिर आगे भावुकता से भरे शब्दों में लिखा, देखो हम एक दूसरे से शायद ही कभी मिल पाए। मैं जानती हूँ तुम्हारी और अपनी सीमाएं। ऐसे में अगर भावनाएं साझा करके एक दूसरे के प्यार की भूख को शांत कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? किसी को दुख दिए बिना कुछ खुशियां चुरा ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अनु के तर्कों के सामने आदित्य की आत्मग्लानि टिक न सके। उसका मन एकदम हल्का सा हो गया। फौरन लिखकर उसने अनु का आभार जताया। तुम्हारे विचारों के आगे नतमस्तक हूँ। तुम सही कह रही हो। मन का बोझ हल्का हो गया। अनु, सच तो यह है कि तुम्हारे साथ बात करके मैं खुद को तनाव मुक्त और बहुत खुश पाता हूँ। मुझे लगता है ऐसे ही तुम्हारा साथ भी तो होता होगा। घर में खुशियाँ नहीं मिलेगी तो बाहर तो खोजी ही जाएगी ना। इंसान कोई पत्थर नहीं है, उसमें भावनाएं होती है। शरीर के साथ ही भावनाओं की संतुष्टि भी जरूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर भावनाओं की संतुष्टि मिल जाए तो शरीर की संतुष्टि की जरूरत भी नहीं रह जाती। लेकिन संबंधों को छिपाना तो गलत है। फिर वही आगे, अरे यह कोई चोरी नहीं है और ना ही कोई धोखा है। कुछ चीज़ें सही होती है फिर भी छुपाकर रखनी पड़ती है बुद्धूराम, समझे या नहीं? सामने होती तो इस बात पर तुम्हें आंख जरूर मारती। आदित्य की समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। बस अनु तुम भी लिख कर रह गया। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सत्यवादी मत बनो। अनु के तर्क संकोची प्रवृत्ति के आदित्य के लिए आत्मग्लानि और तनाव से मुक्ति दिलाने में बहुत सार्थक सिद्ध हुए। आगे चलकर मोबाइल फोन पर बहुत सी बातें बेबाकी सी होने लगी। दोनों अपनी कल्पनाओं में एक दूसरे से मिलते, कभी हाथों में हाथ डाले हिल स्टेशन पर घूमते, कभी बारिश में भीगते, कभी किचन में मनपसंद डिश बनाते तो कभी शाम को समुद्र की रेत पर घंटों बैठे रहने के सपने देखते। अनु तो वैसे भी बहुत मुखर थी। जब कभी आदित्य थोड़ा गंभीर लगता तो ठंड में एक ही रजाई में घुसकर चिपट जाने की और उसमें आगे की बातें करने लगती। वो ठिठोली करती, उसे छेड़ती कि कितने बच्चे चाहिए तुम्हें। कभी कभार आदित्य भी कह देता, कब तक बचोगी? जिस दिन मिलोगी भगा ले जाऊंगा, समझी? तब दोनों देर तक हंसते रहते। समय बीतता गया तो दोनों का प्यार बढ़ता गया। इसी के साथ रूबरू मिलने की इच्छा भी तेज होती गई। दोनों जानते थे कि उनके वास्तविक मिलन की कोई संभावना है ही नहीं। फिर भी लगता था कि जीवन में एक बार उस अनजान साथी को देख तो ले, चंद लम्हे उसके साथ बिता तो सके जिसने रेगिस्तान से उसके जीवन में हरियाली ला दी। आदित्य यह सब सोच ही रहा था कि अनु के मैसेज की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। एक बार मैसेज में अनु ने इस
उससे कम एक बार रूबरू मिलने की इच्छा जताई थी। अनु ही नहीं, वह खुद भी अनु से एक बार मिलना चाहता था। तय यह हुआ कि दोनों मुंबई के समुद्री तट पर किसी पार्क में मिले, किसी गेस्ट हाउस में रुके, ढेर सारी बातें करें, 2 दिन घूमे फिरे, फिर वापस अपने अपने परिवारों में लौट जाएं। इस पर दोनों बहुत देर तक सोचते रहे और अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते रहे। आदित्य और अनु दोनों के अपने अपने परिवारों में दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी थी कि कौन कहाँ जा रहा है यह बताने की भी जरूरत नहीं रह गई थी। उस रात बहुत देर तक आदित्य सो नहीं सका। रह रहकर कभी उसे अनु का प्यार बुलाता तो कभी अपराध बोध घेर लेता, लेकिन आखिरकार प्यार की ही जीत हुई। उसने पक्का इरादा कर लिया कि ऑफिस से एक हफ्ता की छुट्टी लेकर ट्रेन से मुंबई के लिए निकल जाएगा। सुमित्रा से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसे तो उसके घर में होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अक्सर वो घर में रहने पर भी उसे कोसती पीटती रहती थी। मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सुबह 10 बजे जाती थी। आदित्य सुबह जल्दी ही उठ गया। उसने सप्ताह भर के लिए रोजमर्रा का जरूरी सामान एक छोटे से सूटकेस में ठूस दिया और डाइनिंग टेबल पर एक कागज लिखा, एक जरूरी काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर सुमित्रा के कमरे में झांका। वह अपने कमरे में ब्रेकफास्ट लेते हुए टीवी देखने में मशगूल थी। आदित्य ने कुछ कहना चाहा, लेकिन संबंधों के बीच टूटन के चलते होठों पर शब्द नहीं आ सके। लंबा सफर था। ट्रेन को दूसरे दिन सुबह मुंबई पहुंचना था। मुंबई में स्टेशन से उसे उस पार्क में जाना था जहां अनु को आना था। स्टेशन पर काफी भीड़ थी। कई अनजाने चेहरों के बीच कुछ चेहरे जाने पहचाने भी मिले। उसने अपने आप को बचाता हुआ वह कंपार्टमेंट में घुस गया। फिर भी उसे लगा जैसे लोग उससे पूछ रहे हो, आदित्य बाबू किधर, क्या लंबे सफर पर जा रहे हो। वह जल्द ही अपनी सीट पर चला गया। बैठने के कुछ देर बाद उसने हाथों पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में जैसे ही ट्रेन चली, पत्नी सुमित्रा और बेटी नेहा के चेहरे सामने आने लगे। ध्यान हटाने के लिए उसने खिड़की के बाहर झांका। बाहर तेजी से पीछे भागते पेड़ों को देखकर लगा कि जैसे उसका भी सब कुछ छूट रहा है। उसने फिर आंखें बंद कर ली और लेट गया। गाड़ी के झटकों से उसे जल्दी ही नींद आ गई। दूसरे दिन तड़के सुबह जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही तो वह शहर है जहां अनु रहती है। हजारों मील दूर से अब वह उसके कितने करीब आ गया था। बीते 1 साल से वह सिर्फ कल्पनाओं में ही अनु के शहर को छूता रहा था। अजीब रोमांच से भर गया था वह। फ्रेश होने के बाद वह स्टेशन से बाहर आकर घास के मैदान में अधलेटा सा बैठ गया। अनु ने बताया था कि स्टेशन से उसकी कॉलोनी का टैक्सी से कोई 10 मिनट का रास्ता था, यानी अनु बिल्कुल पास ही है। क्या कर रही होगी इस वक्त? उसने तुरंत फोन पर पूछा। अनु, मैं स्टेशन पर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? अनु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे पास। पहले उसने उसे छेड़ा, फिर बोली, तुम सनराइज पार्क पर पहुंचो, मैं वहीं हूँ। टैक्सी वाले को बोलना ले आएगा, सीधा रास्ता है, यही कोई आधे घंटा लगेगा। पहचानूंगा कैसे? आदित्य ने पूछा। अनु ने कहा, मेरी पसंद की नीली साड़ी में रहूंगी जिस पर पीले रंग का बॉर्डर होगा। मेरा चेहरा तो कई बार देख चुके हो फोटो में और सपनों में भी तो। और तुम्हें कैसे पहचानूं? आदित्य ने जवाब दिया, वही रूप जिसे तुम पसंद करती हो, काला कोट, काली पैंट और काला चश्मा। जिस समय आदित्य पार्क में पहुंचा वहां काफी भीड़ और गहमा गहमी थी। रविवार का छुट्टी का दिन था। शायद इसीलिए भी वह पार्क के एक कोने में अशोक के पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संकोची लोगों का ऐसे समय में यही हाल होता है। कुछ सहज होने पर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ज्यादातर सभी जोड़ों में नजर आ रहे थे। अनु कहाँ है? उसने सोचा। फिर तुरंत उसके अंदर से एक आवाज आई, क्यों धोखा खा गए? नहीं पहचान पाए उसे जिसके सपने रात दिन देखा करते थे? अरे, सामने एक बेंच की कुर्सी पर अनु ही तो बैठी थी, नीली साड़ी में। वह रह रहकर इधर उधर देख रही थी। आदित्य थोड़ा आगे बढ़कर दूसरे पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। अनु की पीठ उसकी आंखों के सामने थी। फिर वह जैसे ही खड़ी हुई, आदित्य ने एक नज़र उसे देखा। उम्र में भी वह बेहद खूबसूरत थी। बीते 1 साल से उसकी कल्पना में रहने वाली अनु आज हकीकत में उसके सामने थी। कुछ देर में आदित्य सहज होकर अनु की तरफ बढ़ा। तभी पापा शब्द की आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। नेहा,
और यहाँ क्या सुमित्रा और नेहा यहाँ तक आ गई? उसने उस ओर देखा जिधर से आवाज आई थी। एक लड़की अपने पापा को पुकार रही थी। ओहो, वह नेहा जैसी आवाज थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके मन में एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो गई। यह ठीक है कि घर में परेशान करने वाली सुमित्रा के बदले प्यार करने वाली अनु मिल गई है, लेकिन क्या अनु सदा के लिए उसकी हो सकती है? उसके और अनु के प्यार की कहानी आखिर कब तक चलेगी? कितनी उम्र बची है अनु के साथ संबंधों के लिए? अनु ने एक बार खुद उससे कहा था कि इस जन्म में तो उनका मिलना संभव नहीं है, अगला जन्म लेना पड़ेगा। सच तो यही था कि इस जीवन में उसे और अनु को अपने अपने जीवन साथी के साथ ही रहना होगा। और फिर 60-61 साल की आयु के बाद समय ही कितना बचता है। अचानक आदित्य के विचारों में नेहा का चेहरा सामने आ गया, जो अनु और उसके चेहरे के बीच में आकर ठहर गया। नेहा अभी पढ़ रही थी, उसका करियर बनना है और अभी शादी होनी है। अगर अनु और उसके संबंध इतने गहरे हो गए तो शायद वे दोनों अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। फिर दैहिक मिलन का जैसा ऐसा जुनून सवार होगा कि घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास आदित्य को सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने एक नज़र फिर अनु पर डाली। वह परेशानी से चारों तरफ देख रही थी। वह खोज रही थी अपने उस प्रेमी को जिसे इतना चाहा था कि आगे के 2 दिनों में अगर शरीर भी सौंपना पड़ता तो खुशी ही होती। वह थोड़ा आगे बढ़ा और एक पेड़ की 2 शाखाओं के बीच से उसे एकटक देखने लगा। कितनी खूबसूरत, कितना भोलापन! वो पल आदित्य के लिए द्वंद्व वाले थे। एक तरफ घर और बेटी नेहा का भविष्य और दूसरी तरफ अनु का प्यार। ऐसे में क्या करे? वह झुंझला गया। तभी अनु उसे खोजती हुई उसी की तरफ आने लगी। अब समय नहीं था कुछ भी सोचने का। 2 टूक फैसले की घड़ी आ गई थी। आखिरकार जिम्मेदारियों के एहसास की जीत हुई। उसने तुरंत एक फैसला लिया और अनु के साथ जुड़ी भावना को शून्य कर उसकी तरफ पीठ कर ली और तेजी से वापस जाने लगा। लेकिन तब तक अनु उसके चेहरे की एक झलक देख चुकी थी। आदित्य आदित्य पहली बार आदित्य के कानों में अनु की वास्तविक आवाज ने घर बनाया। लेकिन वह रुका नहीं, तेजी से पार्क से बाहर निकल गया। अनु भी तेजी से उसके पीछे चलते हुए पुकारती जा रही थी। आदित्य, आदित्य, रुको ना, रुको तो, कहाँ जा रहे हो? देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पीछे। साड़ी की वजह से वह चाहकर भी आदित्य के बराबर तेज नहीं चल पा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग दोनों को देखने लगे, लेकिन इससे बेखबर दोनों ही आगे बढ़ते जा रहे थे। आदित्य ने अनु की पुकार अनसुनी कर अपनी चाल और तेज कर दी और सामने जाती टैक्सी को देखकर चिल्लाया, टैक्सी! अनु जब तक उसके पास पहुंचती वह टैक्सी में बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पल भर में टैक्सी निकल गई और अनु का उसका पिछला हिस्सा देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर आदित्य दिल्ली जाने वाली ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा घुसा। उसे डर सता रहा था कि कहीं अनु उसे ढूंढती हुई यहाँ तक ना आ जाए। कंपार्टमेंट का वह हिस्सा बिल्कुल खाली था। वह खिड़की के पास बैठकर बेचैनी से बाहर देखने लगा। कमबख्त ट्रेन चल क्यों नहीं रही, उसने सोचा और आंखें बंद कर ली। लेकिन कब तक बंद आंखों भी अनु का चेहरा छुपा सकती थी। उसने माथा पकड़ लिया और फिर से प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोगों को देखने लगा। आदित्य के मन में विचारों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। जीवन आखिर है क्या? क्या मिलना बिछड़ना ही है जीवन? क्या यह सच है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता? तो लोग आखिर मिलते ही क्यों हैं जब उन्हें अलग होना पड़े? काश वह सोशल मीडिया की उस साइट पर नहीं होता। काश उसे अनु नहीं मिली होती। लेकिन अब सच तो यह है कि वह मिली भी और उसके जीवन का अटूट हिस्सा भी बन गई। रह रहकर अनु के साथ सारा अतीत उसके सामने आने लगा। इसी बीच ट्रेन ने सीटी दी। उसने कुछ राहत की सांस ली। लेकिन यह क्या? जैसे ही ट्रेन के पहिए घूमे, प्लेटफॉर्म की भीड़ में एक बार फिर से वही जाना पहचाना चेहरा पल भर को दिखाई दे गया। तो अनु से पाने के लिए यहाँ तक आ गए। उसका इधर उधर उसे खोजता बदहवास चेहरा देखा नहीं गया। लगा कि फौरन ट्रेन से उतरकर उसे अपने गले लगा ले।
हमेशा के लिए। घबराकर उसने नज़रें हटा ली। अगर एक पल के लिए भी अनु का चेहरा देखा तो शायद वह यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकेगा। उसने सोचा। ट्रेन ने थोड़ी स्पीड पकड़ी तो उसने एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। उसे अनु की झलक भीड़ में गुम होती दिखाई दी। मुंह पर हाथ रखकर वह रो पड़ा। आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बिखरने लगी। उनका प्यार फिर अधूरा रह गया और वह फिर कभी नहीं मिले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।